गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फर्स्ट ईयर अर्थशास्त्र और फर्स्ट पेपर और दूसरा चैप्टर जो है वो तुम्हारा है अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र का स्वभाव और अर्थशास्त्र की सीमाएं। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। जब उनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन आई उसके बाद से ही अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र अनुशासन या स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में हम लोगों के सामने आया। अर्थशास्त्र की परिभाषा एडम स्मिथ ने दी कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और इसी प्रकार से इस विचारधारा का जब विरोध हुआ तो एक नई परिभाषा हमारे सामने प्रोफेसर मार्शल के द्वारा आई कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। फिर एक परिभाषा हमारे सामने आई कि अर्थशास्त्र चयन की समस्या को दूर करता है। चयन की समस्या तब उत्पन्न होती है जब आवश्यकताएं अनंत है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो साधन है वो सीमित हैं। फिर एक परिभाषा भारतीय दर्शन के आधार पर प्रोफेसर जेके मेहता के द्वारा दी गई कि अर्थशास्त्र हमें वहां ले जाता है कि जहां पर हमारी इच्छाएं न्यूनतम हो जाती हैं, आवश्यकता विहीनता की स्थिति हम प्राप्त कर लेते हैं। और इन सभी विचारधाराओं के बाद प्रोफेसर सैमुअल्सन ने विकासवादी परिभाषा दी कि अर्थशास्त्र जो अभी है वो विकसित अवस्था में है, निरंतर बदल रहा है। तो अर्थशास्त्र धन का भी अध्ययन करता है, मानव कल्याण सबसे प्रमुख है उसका भी अध्ययन करता है, और साध्य और साधनों के मध्य जो साधन जिनके वैकल्पिक उपयोग हैं इनके मध्य सामंजस्य भी बिठाता है ताकि चयन की समस्या को दूर किया जा सके। तो इस प्रकार से पहले अध्याय में हम सब ने अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है कि अर्थशास्त्र में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या इसका स्कोप, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो हम इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र का स्वभाव क्या है और अर्थशास्त्र की सीमाएं। तो इसमें सबसे पहले हम बिंदु उठाते हैं तो वो है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में परंपरागत विचारधारा जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में बताया कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में क्या क्या चीजें आती हैं। तो वो उन्होंने कहा कि उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। तो अर्थशास्त्र की जो प्राचीन परंपरा विचारधारा है उसने कहा कि अर्थशास्त्र में ये 5 चीजें आती हैं। यद्यपि प्रारंभ में केवल उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण को ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में शामिल किया गया था, किंतु बाद में राजस्व को भी अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में शामिल किया गया। ये परंपरागत विचारधारा है जिसमें एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस और प्रोफेसर मार्शल, ये सभी लोग की विचारधारा के आधार पर ये अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। तो इसमें सबसे पहला जो विषय सामग्री है वो है उपभोग, कंजम्पशन। और उपभोग क्या है? उपभोग अर्थशास्त्र का आदि और अंत है। उपभोग क्या है? जब हमें भूख लगी तो खाने की इच्छा हुई, जब खाने की इच्छा हुई
तभी हम हमारे द्वारा कोई आर्थिक क्रिया का जन्म हुआ। इस कारण से उपभोग को अर्थशास्त्र का आदि व अंत कहा जाता है। अंत क्यों कहा जाता है वो थोड़ा सा बाद में बताएंगे कि क्यों अंत कहा जाता है। जब हमें भूख लगी, हमने आर्थिक क्रिया प्रारंभ की, अर्थात अपनी भूख क्षुधा मिटाने के लिए हमने कुछ जतन किए, तो वो हमें अर्थशास्त्र के उपभोग के से थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, दूसरे खंड की ओर ले जाएंगे। और वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उत्पादन। उत्पादन, अब उत्पादन में आ जाइए। तो उत्पादन के लिए कहा गया, ये एक वैज्ञानिक सत्य है कि ना तो हम किसी वस्तु को बना सकते हैं, हम किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते, और ना किसी वस्तु को हम नष्ट कर सकते हैं। ये एक वैज्ञानिक सर्वसिद्ध बात है कि हम ना तो किसी वस्तु को बना सकते हैं, और जब हम किसी वस्तु को बना नहीं सकते हैं तो हम नष्ट भी नहीं कर सकते। तो फिर करते क्या है? हम केवल वस्तुओं के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे, उत्पादन 6 प्रकार से होता है। स्थान परिवर्तन के द्वारा भी उत्पादन होता है। गंगा के किनारे की जो बालू है, जो चाहे मन भर के ले आए, वहां पे उसकी उपयोगिता शून्य। और वही बालू जब एक दुकानदार बेचता है तो प्रति बोरी के आधार पर 5 रुपए 10 रुपए जो भी जैसा मूल्य है वो ले लेता है। तो वहां पे गंगा के तट पे उसका मूल्य शून्य था, यानी उपयोगिता शून्य है। और जैसे ही आपने उसको बोरियों में भर करके सर पे रख के या साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे या कार पे रख करके उसको दुकान पे ले आए, उसकी उपयोगिता बढ़ गई, उसका मूल्य बढ़ गया। ये उत्पादन हो गया। तो उत्पादन अधिकार परिवर्तन से भी होता है, स्थान परिवर्तन से भी होता है, रूप परिवर्तन से भी होता है, और ज्ञान परिवर्तन से भी होता है। तो आगे चल के हम उत्पादन को और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो यहां पर केवल इतना समझ लो कि वस्तुओं में उपयोगिता का गुण सृजित कर देना उत्पादन है। बस इतनी छोटी सी परिभाषा है। वस्तुओं में उपयोगिता के गुण को सृजित कर देना उत्पादन है। और उपभोग में क्या होता है? उपभोग में वस्तु की उपयोगिता को शून्य कर दे। इस कारण से उपभोग में जो वस्तु में उपयोगिता है उसका ही हम शोषण करते हैं। वस्तु का जब उपभोग कर लेते हो तो वो वस्तु जो होती है अनुपयोगी हो जाती है। जैसे रोटी हमने खा ली, उस रोटी की उपयोगिता शून्य हो गई। यदि हम मुंह से निकाल करके रोटी चबला करके मुंह से निकाल करके अगर रोटी किसी को दे तो रोटी नहीं कहलाएगी, रोटी की उपयोगिता शून्य हो गई। तो उपभोग में क्या होता है? उपयोगिता, किसी वस्तु की उपयोगिता शून्य हो जाती है। उत्पादन क्या है? उत्पादन वस्तुओं में उपयोगिता के गुणों को सृजित कर देना उत्पादन कहलाता है। अब उपभोग हो गया, हमें भूख लगी, हमने आर्थिक क्रिया की, किसका? उत्पादन किया। अब चूंकि अर्थशास्त्र क्या है कि समस्याओं को सुलझाता है। अब पुनः एक समस्या उत्पन्न हो रही है। हमें 4 रोटी की भूख थी और 4 रोटी का उत्पादन हुआ। तो उत्पादन हमारा संपूर्ण हमने कंजम्पशन कर लिया, जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ टोटल कंजम्पशन हो गया, समस्या समाप्त हो गई। हमें भूख लगी, 4 रोटी की भूख थी, 4 रोटी बनी। संयोग क्या हुआ कि 4 रोटी से ज्यादा 5वीं रोटी बन गई। अब उस एक रोटी का क्या किया जाए? डस्टबिन में डाल दिया जाए तो उसका विनिमय शून्य।
यदि बाजार में बेची जाए तो उससे कुछ प्राप्त होगा। तो अब आगे चल करके एक विभाग उत्पन्न होता है विनिमय, एक्सचेंज। अब विनिमय क्या है? तो विनिमय की एक साधारण सी परिभाषा याद रखें, कम उपयोगी वस्तु के द्वारा अधिक उपयोगी वस्तु प्राप्त करना विनिमय कहलाता है। विनिमय का अर्थ होता है लेना और देना। तो लेना देना क्या है? हम क्या देना चाहते हैं? हम देना वो चाहते हैं जो सबसे कम उपयोगी हो, लेना क्या चाहते हैं? जो ज्यादा उपयोगी हो। अब हमारे लिए एक समय आया कि हमें परीक्षा देने जाना है, हमारे पास पेन नहीं है, हमारी जेब में 10 रुपए है, तो हमारे लिए पेन उपयोगी है और दुकान में वो पेन 10 रुपए का मिल रहा तो हम 10 रुपए तुरंत दे देंगे उसको। क्यों? क्योंकि वो पेन है हमारे लिए उपयोगी है। तो हम विनिमय में क्या करते हैं? विनिमय में लेना और देना होता है। विनिमय का अर्थ होता है लेना और देना। अब लेने और देने में क्या होता है? कम उपयोगी वस्तु हम देते हैं और अधिक उपयोगी वस्तु ले लेते हैं। अब वहां पे क्या हुआ था कि भूख लगी, आर्थिक क्रिया का जन्म हुआ, उत्पादन किया, एक रोटी बच गई, अब विनिमय कर लेंगे बाजार में जाकर के, रोटी के बदले में उसकी कास्ट निकाल लेंगे कि एक रोटी कितनी कास्ट आ रही है, इसी आधार पर हम बाजार में बेच लेंगे। विनिमय। अब एक और समस्या जन्म ले ली। विनिमय में हमने क्या किया कि रोटी को बाजार में बेच दिया। अब रोटी की बिक्री से हमें आय प्राप्त हुई, अब उस आय का क्या किया जाए, ये भी एक समस्या है। तो फिर अर्थशास्त्र एक आगे विभाग उत्पन्न कर देता है, वो है वितरण का। वितरण। अब वितरण किसका और किसमें किया जाए, ये समस्या है। तो वितरण क्या है कि विनिमय से वस्तु, बाजार में वस्तु की बिक्री से प्राप्त आय को उत्पादन के 5 साधनों में उनके उत्पादकता के आधार पर वितरित कर देना वितरण कहलाता है। वितरण साधारण सी परिभाषा है। आय का वितरण किया जाता है, किसमें किया जाता है? उत्पादन के साधनों में। तो यहां से उत्पादन में साधन, 5 साधन, भूमि श्रम पूंजी प्रबंध और साधन, भूमि श्रम पूंजी प्रबंध और साहस, तीनों 5 साधन आए, विनिमय से आय प्राप्त हुई और ये फिर वितरण से उनको सभी साधनों में आय का वितरण हो गया। जैसा जैसा जिसने जिस अनुपात में कार्य किया था, उत्पादन में सहयोग किया था, उसी अनुपात में आय का वितरण हो गया। अब एक और समस्या आ गई कि उपभोग, किन वस्तुओं का उपभोग किया जाए, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किन वस्तुओं को बाजार में बेचा जाए, किन वस्तुओं को बाजार में न बेचा जाए, किन वस्तुओं का उत्पादन न किया जाए, किन वस्तुओं का उपभोग न किया जाए। अब इन समस्याओं को देखने के लिए या वितरण में सबके साथ सामंजस्यपूर्ण समानता का व्यवहार हो, ये कौन देखेगा? इसके लिए राज्य जन्मा और राज्य की जनता ने एक सरकार चुन ली। तो सरकार क्या, फिर वो राजस्व एक विभाग आ जाता है। राजस्व यानी राजा का खजाना। राजस्व, राज्य की आय व्यय और ऋण को राजस्व कहा जाता है। तो एक और विभाग का जन्म होता है जो राजस्व कहलाता है, जो आय और व्यय और ऋण, ये 3 विभाग जो हैं वो राजस्व के अंतर्गत आ जाते हैं। तो परंपरागत विचारधारा अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में ये 5 भागों को लेता है: उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय और राजस्व। और इन 5 विभागों को अगले अध्यायों में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि
परंपरागत विचार, उसने अर्थशास्त्र को 5 भागों में विभाजित किया। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। एक और विचारधारा हमारे सामने आती है, आधुनिक विचारधारा। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को केवल 2 विभागों में विभाजित किया है। एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा है व्यापक अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आधुनिक विचारधारा, उसने अर्थशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया। एक विभाग जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इसको मूल्य सिद्धांत भी कहा गया है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहा गया है, या माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा गया। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र की वह शाखा जो व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत फर्म, एक उद्योग, इसका अध्ययन करता है, वस्तु के मूल्य निर्धारण के सिद्धांतों का अध्ययन करता है, मांग के नियम, मांग की लोच का अध्ययन करता है, उत्पादन के साधनों के प्रतिफल के सिद्धांत, विनिमय के सिद्धांत, ये सभी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के एक अंग है। तो वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये सभी आते हैं। दूसरा व्यापक अर्थशास्त्र, अब इसी को समष्टि अर्थशास्त्र भी कहा गया है। व्यापक अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये क्या है? तो अर्थशास्त्र की वह शाखा जो कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल उपभोग का अध्ययन करता है, वो समष्टि अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो अर्थशास्त्र के 2 भाग हो गए, आधुनिक और वर्तमान समय में आधुनिक विचारधारा जो है, उसके आधार पर अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है वो इन 2 भागों में विभाजित है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो जब आप अगली वर्ष बीए सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका संपूर्ण अध्ययन वहां पे करेंगे। यहां केवल सूक्ष्म रूप से हम पढ़ेंगे आगे चल करके सूक्ष्म अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। तो इसमें क्या है कि व्यक्तिगत फर्मों का अध्ययन किया जाता है, इसमें कुल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, इसमें बाजार मूल्य का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें सामान्य मूल्य का अध्ययन किया जाता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स अल्पकालीन कीमतों का निर्धारण होता है, और व्यापक जो अर्थशास्त्र है इसमें दीर्घकालीन। तो इस प्रकार से इसको मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है और इसको आय व रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आधुनिक विचारधारा ने अर्थशास्त्र को 2 विभागों में विभाजित किया है। एक है आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र और दूसरा है व्यापक अर्थशास्त्र। अभी तक हमने देखा कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को हमने देख लिया कि परंपरागत विचारधारा ने 5 भागों में विभाजित किया और आधुनिक विचारधारा ने उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में विभाजित किया। अब आगे देखते हैं तो अर्थशास्त्र का स्वभाव, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति। तो इसमें 3 बिंदु निकल करके आते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। अब फिर ये निकल करके आता है कि अर्थशास्त्र यदि विज्ञान है तो कौन सा विज्ञान है, क्या आदर्श विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है।
फिर एक बिंदु निकल करके आता है कि अर्थशास्त्र कला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। तो विज्ञान की परिभाषा विद्वानों ने इस प्रकार दी है कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन जिसमें कारण और परिणाम की व्याख्या होती हो, विज्ञान है। तो इस कसौटी में, विज्ञान की इस परिभाषा की कसौटी में अर्थशास्त्र बिल्कुल खरा उतरता है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र में किसी भी समस्या का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में किसी भी समस्या का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, और क्रमबद्ध अध्ययन करने का जो विज्ञान की कसौटी है, उस कसौटी में अर्थशास्त्र खरा उतरता है, क्योंकि अर्थशास्त्र में क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की पहली शर्त यही है कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन। अब दूसरा क्या है कि कारण और परिणाम की व्याख्या, कारण और परिणाम की व्याख्या से नियम और सिद्धांत बनते हैं, विज्ञान की दूसरी कसौटी है। तो अर्थशास्त्र में भी कारण और परिणाम की व्याख्या करके नियम और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, जैसे मांग का नियम, उत्पादन के नियम, विनिमय के नियम। तीसरा है कि विज्ञान की एक शर्त यह है कि तथ्यों का मापन होना चाहिए। तो तथ्यों का मापन के लिए क्या है कि एक, जैसे विज्ञान में क्या है कि एक प्रयोगशाला होती है, और एक प्रयोगशाला में जहां पे जिसमें जो विज्ञान के जो उपकरण हैं वो होते हैं, वहां पे प्रयोगशाला होती है।
अभी हमने देखा कि विषय सामग्री को दो विचारधाराओं के द्वारा हमने बताया कि दो विचारधाराओं ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को विभाजित किया है। परंपरागत अर्थशास्त्रियों ने 5 भागों में विभाजित किया है और आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उसको 2 भागों में सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में विभाजित किया विषय सामग्री को। अब आगे देखते हैं कि अर्थशास्त्र का स्वभाव, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। तो इसमें 3 बिंदु निकल करके आते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि विज्ञान है तो क्या आदर्श विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है। फिर एक बिंदु निकल करके आता है कि अर्थशास्त्र कला है। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थशास्त्र विज्ञान है। तो विज्ञान में क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण उसका ये है कि अर्थशास्त्र में विज्ञान की जो परिभाषा का वर्णन किया गया है, तो विज्ञान की परिभाषा है किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन। पहली कसौटी है। तो अर्थशास्त्र विज्ञान की पहली कसौटी को पूरा करता है, क्योंकि अर्थशास्त्र में भी किसी भी समस्या का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की पहली कसौटी है क्रमबद्ध अध्ययन, और दूसरी कसौटी है कि कार्य और कारण के से परिणाम, कार्य कारण की व्याख्या करके परिणाम। तो इसमें भी सिद्धांत बनते हैं, विज्ञान में भी और अर्थशास्त्र में भी नियम और सिद्धांतों का निर्माण होता है। कारण और परिणाम की व्याख्या अर्थशास्त्र में भी होती है। मांग का नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, उत्पादन के नियम, उत्पत्ति के नियम। तो इस कारण से अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान है। तीसरी कसौटी है कि अर्थशास्त्र विज्ञान का तीसरी कसौटी है कि विज्ञान में एक प्रयोगशाला होती है जहां पे तथ्यों का मापन किया जाता है। इस तीसरी जो विज्ञान की शर्त है, उस शर्त को भी अर्थशास्त्र पूरा करता है। अर्थशास्त्र के भी, चूंकि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान होने के कारण अर्थशास्त्र की जो प्रयोगशाला है वो पूरा समाज है। तो अर्थशास्त्र अपने तथ्यों का मापन संपूर्ण समाज रूपी इस प्रयोगशाला में करता है। जैसे वो भविष्यवाणी भी कर सकता है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी मांग घट जाएगी, जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। एक भविष्यवाणी कर सकता है। यदि कोई वस्तु दुर्लभ होने की आशंका है तो उस वस्तु की तत्काल मांग बढ़ जाएगी। तो इस तीसरे कसौटी के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान है। चौथा है कि विज्ञान के जो नियम होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। वो पूरी धरती में कहीं पर भी सब जगह मान्य होते हैं। एक जैसे उनके नियम, चाहे जहां पे जिस प्रयोगशाला में ले जाएं वहां पर एक समान नियम आते हैं। इसको सार्वभौमिकता कहते हैं। तो अर्थशास्त्र इस विज्ञान की इस चौथी कसौटी को पे भी खरा उतरता है। अर्थशास्त्र के कई ऐसे नियम हैं जो सर्वव्यापी और सार्वभौमिक हैं। जैसे यदि कृषि कला में कोई परिवर्तन न किया जाए और भूमि और श्रम की पूंजी, जो परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ा दी जाए, तो जो कृषि का उत्पादन है वो कम हो जाएगा। सार्वभौमिक सत्य है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं, प्राप्त होने वाली उपयोगिता घट जाती है। सार्वभौमिक नियम है, सभी जगह इसका परिणाम निकलेगा, एक ही परिणाम निकलेगा, उपयोगिता घटेगी। तो इन चारों जो तथ्य हैं और ये जो कसौटियां हैं, इन कसौटियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। अब दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये उपस्थित होता है कि अर्थशास्त्र यदि विज्ञान है तो कौन सा विज्ञान है, आदर्श विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है। तो आदर्श विज्ञान क्या होता है? आदर्श विज्ञान वो होता है कि
क्या होना चाहिए, और वास्तविक विज्ञान क्या है कि वो क्या है बताता है। जैसे कोई समस्या है तो वास्तविक अर्थशास्त्र जो वास्तविक विज्ञान है तो वो केवल ये बताएगा कि हाँ ये एक समस्या है, जबकि आदर्श विज्ञान उस समस्या को भी बताएगा, उस समस्या के निराकरण को भी बताएगा। तो चूंकि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है तो अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। वो क्या होना चाहिए, वो रोग को भी बताता, वो ऐसा डॉक्टर है अर्थशास्त्र जो रोग को भी बताता है और रोग का उपचार भी करता है। तो इस कारण से अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। फिर आगे एक बिंदु आता है कि अर्थशास्त्र कला है। कला क्या है, किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना कला कहलाता है, ये आर्ट। जैसे खाना बनाना एक कला है, किंतु खाना बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बनाना कला है। इस कारण से कला की कुछ जो कसौटियां हैं उन कसौटियों में अर्थशास्त्र खरा उतरता है। जैसे समस्या का समाधान करता है, समस्या का व्यापक अध्ययन करता है, कला में भी व्यापकता है। समस्या का व्यवहारिक हल प्रदान करता है, कला भी आकर्षक तरीके से सजाने का कार्य करता है, किसी कार्य को बहुत सुंदर ढंग से करने का और कम लागत में करने का प्रयास करता है। तो अर्थशास्त्र भी किसी भी समस्या को व्यवहारिक रूप से हल करने का प्रयास करता है। तो इस कारण से कला है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का स्वभाव क्या है, यदि एक बिंदु में एक पंक्ति में लिखेंगे तो अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान के साथ साथ कला भी है। अब तीसरा जो है हेडिंग हमारी है अर्थशास्त्र की सीमाएं। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान की कुछ सीमाएं होती हैं। सामाजिक विज्ञान मनुष्य का अध्ययन करता है, मानव एक सामाजिक प्राणी है और शास्त्र भी सामाजिक प्राणियों का अध्ययन करता है। मानव के स्वभाव में परिवर्तन होता रहता है, एक परिस्थितियों में, एक समान परिस्थितियों में मानव के स्वभाव में अंतर पाया जाता है, मानव के स्वास्थ्य में अंतर पाया जाता है, मानव की विचारधारा में अंतर पाया जाता है। तो ये जो अंतर है ये अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं। पहली सीमा है कि अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, पशुओं की, राक्षसों की क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता है। दूसरा क्या है कि सामाजिक व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, वास्तविक व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है और सामान्य मानव का अध्ययन किया जाता है। नशेबाज, मनोरोगी, इन लोगों का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता है। तो ये एक सीमा है कि अर्थशास्त्र में सामाजिक व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, वास्तविक व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, सामान्य मानव का अध्ययन किया जाता है। तीसरी सीमा क्या है कि गैर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं करता है। अर्थशास्त्र जो है गैर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं करता, ये भी अर्थशास्त्र की एक सीमा है। और चौथी है कि अर्थशास्त्र के नियम ध्रुव सत्य नहीं होते हैं, अर्थशास्त्र के नियम बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और मानव परिवर्तनशील प्राणी है, मानव के स्वभाव में परिवर्तन होता रहता है। तो इस कारण से उस अर्थशास्त्र के नियम भी अटल सत्य नहीं होते हैं। तो ये अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हो जाता है और एक प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है। तो अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र में यदि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लांग 8 नंबर में पूछा जाए तो उसमें हम तीनों जो महत्वपूर्ण
बिंदु हैं, उन तीनों बिंदुओं को रखेंगे। तो पहला है कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, और दूसरा है कि अर्थशास्त्र का स्वभाव क्या है, और तीसरा है कि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है। इस प्रकार से ये तुम्हारा प्रश्न जो है पूरा हो जाता है। धन्यवाद।